टारगेट फॉर एग्जाम में स्वागत है आपका। और आज नदियों की बात करेंगे, किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। उसके बाद कल के चैप्टर में नदी की घाटियों की बात होगी। ठीक है, जितना भी ज्योग्राफी है पूरा करवा देंगे। आज नदियों की बात होगी, उनका उद्गम स्थान के बारे में बात होगी, ये कहाँ गिरती हैं, फिर उसके बाद उनके घाटियों की बात करेंगे। और इसके तुरंत बाद मैथ की फ्रैक्शन की क्लास चलेगी। ठीक है, तैयार है। और उसके तुरंत बाद चलेगा हिंदी का मॉक टेस्ट, जीएस का मॉक टेस्ट और जीएस हिंदी रीजनिंग आदि मॉक टेस्ट शुरू हो गए हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए हमारे लिंक पे आके जुड़े टेलीग्राम चैनल पे टारगेट फॉर एग्जाम पे, और उसको ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें। ठीक है, तो देखो भारत की बात कर रहा था, भारत की नदियों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तुमसे भारत की नदियों की बात मैं तुमसे कर रहा हूँ। तो देखो भारत की नदियाँ, ठीक है, नदी देखो मैं बिना किसी टाइम बर्बाद किए चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखते रहो। देखो नदी भूतल पर प्रवाहित, नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्रायः कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है। ठीक है, किसी भी भूतल पर प्रवाहित जो जलधारा होती है, किसी भी भूतल पे, यानी नदी भूतल पर जल अगर प्रवाहित एक जलधारा है तो इसका स्रोत होता है। ठीक है, इसका स्रोत क्या होता है, या तो कोई झील होती है, या कोई हिमनद, या कोई झरना, या बारिश का पानी। नदियां या तो बारिश के पानी से बहती हैं, या झील से निकलती हैं, हिमनद से। ठीक है, तथा किसी सागर अथवा झील में गिरती हैं। ये किस, देखो झील, हिमनद, झरना या बारिश के पानी से तो बहती हैं और फिर किसी झील या सागर में ये गिरती हैं जाके। नदी शब्द संस्कृत के नधा, ठीक है, नधा से आया, इतना ध्यान रखना, नधा से आया है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ से आया इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सुनो, नदी दो प्रकार की होती हैं, सदानीरा या बरसाती। सदानीरा या बरसाती, सदानीरा का मतलब होता है हमेशा जिनमें नीर रहता है। नीर माने पानी, सदा माने सदा। जिन नदियों में सदा पानी रहता है वो सदानीरा होती हैं। और बरसाती, जो बरसात आने पर ही उनमें पानी आता है। तो दो प्रकार की नदियां होती हैं, एक सदानीरा या बरसाती। एक बात और ध्यान रखना, सदानीरा किस नदी को कहा गया, तो ये ध्यान रखना गंडक नदी को सदानीरा कहा गया। ठीक है, नाम है गंडक का सदानीरा। ठीक है, वैसे तो सदानीरा का मतलब होता है जिसमें हमेशा जल प्रवाहित होता रहे। उत्पन्न का दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, सदानीरा या बरसाती। जिनमें हमेशा जल रहे वो सदानीरा, बरसाती बरसात में बहने वाली नदियां। अगर किसी नदी का नाम पूछा जाए कि किस नदी का नाम सदानीरा है, तो गंडक का नाम है, ये ध्यान रखना। और गंडक नदी में हमेशा जल प्रवाहित होता होगा, इसलिए सदानीरा नाम रखा है। ठीक है, सदानीरा नदियों का स्रोत झील, झरना अथवा हिमनद होता है। जो नदियां झील, हिमनद और झरने से निकलती हैं वो हमेशा ही उनमें पानी रहता है, और ऐसी नदियों को सदानीरा कहते हैं। ठीक है, और वर्ष भर जलपूर्ण रहती हैं। ठीक है, यही बात ये कह रहे हैं, और वर्ष भर जलपूर्ण रहती हैं। जबकि बरसाती नदियां बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं। बरसात की नदियों की बात करें तो ये बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि सदानीरा नदी हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि सदानीरा नदी हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात की जाए तो हिमालय पार की नदी है। ठीक है, भारत में उद्गम यमुना का है, गंगा का है, कावेरी का, पर ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, ठीक, आगे देखो, इनको बस इतना फोकस करना, गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां सदानीरा। आगे देखो, देखो यहाँ देखो जल विभाजक रेखा दिखाई गई है। ये जो नीले से है ना, ये जो प्रवाहित होती गई, ये है जल विभाजक रेखा हमारी। ठीक है, ये देखो, और ये आपकी कावेरी नदी देखो, जो हम बात कर रहे थे, ये है कावेरी। और सुनो एक बात बता दूं, ये जो है ये भाग दिख रहा है ना, ये इस भाग की बात करूं तो इसे कहते हैं, यहाँ से जो नदियां प्रवाहित होती हैं, यहाँ से ये इन भागों से जो नदियां प्रवाहित होती हैं, इन नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की नदी
जो नदी यहाँ से प्रवाहित होती हैं उनको हम हमेशा प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। कैसी नदियाँ होती हैं ये? प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है। कहाँ से? जो दक्षिण भारत में, यानी दक्षिण भारत में, यानी यहाँ इधर नीचे से ये जो नदी यहाँ से प्रवाहित होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। इनको प्रायद्वीपीय नदियाँ बोला जाता है। कहने का मतलब दक्षिण भारत में जो नदियाँ बहती हैं उनको प्रायद्वीपीय नदी ही बोला जाता है। ठीक है। और ये होती हैं उत्तर भारत की नदियाँ, ये यहाँ से प्रवाहित हुई हैं। ठीक है। ये रही आपकी कावेरी जिसकी बात हो रही थी, सदा नीरा है। और यहाँ वाली इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक जो नदियाँ वो सदा ही नीरा है लगभग में। ठीक है। तो ये गोदावरी रही, ये पेनगंगा रही, ये ताप्ती रही, ये नर्मदा रही जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है एमपी से, ये महानदी उड़ीसा। ठीक है। बेतवा रही, ये केन सिंध चंबल, ये माई, ये साबरमती, ये गुजरात में देखो है, ये गुजरात यहाँ पर था। ये लूनी नदी कच्छ के रन में जाके समाप्त हो जाती है, ये यमुना नदी, और यहीं होगी गंगा नदी। ये दोनों देखो, गंगा निकलती है गंगोत्री से, यमुना निकलती है बंदरपुछ नामक स्थान से निकलती, दोनों उत्तराखंड से। ठीक है। ये गोमती का स्थान है उद्गम, पीलीभीत से निकलती हैं। ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी, और ये कावेरी रही। ठीक है। ये कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। ठीक है। गंडक सदा नीरा ये रही। ठीक है। ये गंगा फिर यहाँ से होती हुई दामोदर, आगे हम बात करेंगे। ये देखो ब्रह्मपुत्र, ये इधर सांगपो ने कहा जाता है यहाँ पे। तो देखो आगे बात करेंगे। ये सिंधु रही आपकी, ये इसकी बात करूँ तो ये रही आपकी सिंधु। ठीक है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है सिंधु। ठीक है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। आगे हम नदियों की बात करेंगे। देखो भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीनतम काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिंधु तथा गंगा नदियों की घाटियों में, सुनना, सिंधु तथा गंगा नदियों की घाटियों में ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं सिंधु घाटी तथा आर्य सभ्यता का आविर्भाव हुआ। ठीक है। कहने का मतलब गंगा और सिंधु नदी घाटियों में ही विश्व की प्राचीनतम जो संस्कृति हमारी रही, सिंधु घाटी सभ्यता मान लो या आर्य सभ्यता मान लो, इनका जन्म यही हुआ। ठीक है। आज भी देश की सर्वाधिक जनसंख्या एवं कृषि का केंद्र नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राचीन काल में बात करूं मैं प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में व्यापारिक एवं यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही विकसित हुए। ठीक है। हमने जो नदियों के किनारे नगर बताए भी थे पिछले चैप्टर पे, तो अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही विकसित हुए थे तथा आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी से समृद्ध हैं। ठीक है। आगे देखो, नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियां, देखो हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन है? सिंधु हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय नदी देखो, प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा, कावेरी, महानदी। देखो कावेरी ये रही, हमने बताया था। देखो ये रही, हम इधर पेन नहीं पहुंच रहा तो समझना, कावेरी स्पष्ट लग रहा है। ठीक है। नर्मदा तुम्हारी दरअसल ऊपर है, कहाँ है नर्मदा? ये देखो, और नर्मदा और महानदी ये सब प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा, कावेरी, महानदी। ठीक है। अब आगे देखो, हिमालय से निकलने वाली नदियां देखो, हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियरों हिमानी या हिमनद के पिघलने से बनी हैं। ठीक है। जो हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये वही बर्फ के पिघलने से बनती हैं, सीधी सी बात, क्योंकि हिमनद से निकली हुई नदियां हिमालय से। अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। भाई इनमें बना ही रहेगा निरंतर प्रवाह। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं, उनके जलग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले। ठीक है। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। हिमालय की नदियों, एक तो है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है।
तीन तंत्रों में एक सिंधु हो गया, एक गंगा नदी तंत्र हो गया, यही ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ है भाई। इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ है, जिसमें शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी भी कहा जाता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय की सबसे नीचे की चोटी है और नवीनतम है, ठीक है। यह नदी असम से पंजाब तक बहती है, ठीक है। प्लीस्टोन काल में जब पोटवार पठार का उत्थान हुआ तो यह नदी छिन्न भिन्न हो गई, ठीक है, समझ रहे हो, छिन्न भिन्न हो गई। वर्तमान तीन नदी तंत्रों में बट गया। इस संबंध में भूगर्भ वैज्ञानिकों के मत एक नहीं है, अलग अलग मत है, सब ठीक है। आगे देखो, आगे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तीन नदी तंत्र बस याद रखो। सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ठीक है, तीनों को याद रखना है इनको। आगे देखो, सिंधु नदी तंत्र की हम बात पे आ जाते हैं। सिंधु नदी तंत्र को हम देखते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग गंड ग्लेशियर से निकलती है, इतना ध्यान रखना। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती हैं। ये 2880 किलोमीटर लंबी है। भारत में इसकी लंबाई 11 से 14 किलोमीटर। पाक अधिकृत सहित, समझ ले, जो ये 11 से 14 किलोमीटर लंबाई है, पाक को भी जोड़ के है सिंधु की। और अगर हम भारत को हटा दें, अगर पाक को हटा दें तो भारत में केवल इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है, इतना ध्यान रखना। टोटल तो 2880 है, लेकिन पाकिस्तान भारत को जोड़ के 11 से 14 है। भारत की पूछेगा जाना था तो भारत के केवल 709 किलोमीटर का प्रवाह इनका है। किससे निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर से, चेमायुंग ग्लेशियर से। इसका जल संग्रह क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है, इतना ध्यान, ठीक है। उद्गम स्थल की बात हो गई। प्रवाह कितना है? 709 किलोमीटर। हम आगे देखते हैं। आगे देखो, ये रहा इनका, देखो सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, इनको देख लेना। ये मीठन कोट रहा, उसके बाद ये सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र रहा। ये देखो चेमायुंगडंग ग्लेशियर है, ये यहाँ से निकलती हैं और इनका प्रवाह इस तरीके से है, ठीक है। ये मीठन कोट, और इसमें दाएं और बाएं से मिलने वाली नदियाँ देख लो। सहायक नदियाँ देखो, दाईं ओर से मिलने वाली नदी देखो, दाईं ओर से, तो भाई ये हो गई दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। देखो श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, इस श्योक नदी को बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। दाईं ओर से मिलने वाली नदी में श्योक नदी, ठीक है। काबुल, कुर्रम, गोमल। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां देख लो, सतलज, ब्यास, चिनाब, ठीक है, ये चिनाब, ब्यास, सतलज। झेलम की संयुक्त धारा, मतलब झेलम की जो संयुक्त धारा, मतलब झेलम कहाँ मिलती है? और देखो झेलम जो सिंधु में मिलती है, कहाँ मिलती है? आके मीठन कोट में, ठीक है, ठीक है। जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगिट, ये नदियों को ध्यान रखना, ठीक है। मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो रावी है, चिनाव है, सतलज और ब्यास, ठीक है। झेलम की संयुक्त धारा कहाँ मिलती है? मीठन कोट में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और गिलगिट, ठीक है। ये तो को बाएं से मिलने वाली नदी हमने बताई दी, कौन कौन है? सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाव है। एवं झेलम की संयुक्त धारा मीठन कोट में मिलती है, जास्कर, सियांग, गिलगिट। और बाएं ओर से मिलने वाली नदी कौन है? श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, ठीक है। आगे देखो, 1960 में हुए सिंधु जल समझौता। ये 1960 में सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मदद से हुआ था, ठीक है। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाव का 20% जल उपयोग कर सकता है। जो सिंधु जल समझौता हुआ, इसके अंतर्गत ये फैसला हुआ था कि जो भारत है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से, झेलम और चिनाव जिसकी सहायक नदियां हैं, इनका 20% जल का उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज, रावी के 80%, सतलज और रावी के 80% जल का उपयोग कर सकता है। इन्होंने कहा कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो झेलम और चिनाव है, इनका तो भारत 20% उपयोग करेगा, लेकिन सतलज और रावी जो इसकी सहायक नदियां, उनका ये 80% उपयोग कर सकता है, ठीक है। सिंधु नदी भारत से होकर तत्पश्चात पाकिस्तान से होकर अतः कराची के निकट अरब सागर मिल जाती है।
जो सिंधु नदी है ये भारत से होकर ही पाकिस्तान जाती है। अगर भारत जल रोक देगा, वो तो समझौता हो गया, तो फिर पाकिस्तान को दिक्कत ही दिक्कत है, इसलिए समझौता हुआ था। ठीक है, तो भारत की सिंधु नदी भारत से होकर ही पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, सिंधु जल समझौते में ये जल को याद रखना, और कब हुआ, किसकी मदद से हुआ, 1960 सन, इसको ध्यान रखना सिंधु जल समझौते की। ठीक है, ये सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विशेष। ठीक है, पैट के लिए, बाकी तो कितना उपयोग के जल से कर सकता है वो भी है। और किस कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती है, तो ये भी याद रखना। झेलम नदी की बात करते हैं अब हम। झेलम नदी यह पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी में शेषनाग झील के पास, समझ रहे हो, ये पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी में शेषनाग झील के पास बैरीनाग झरने से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, बैरीनाग झरने से। झेलम नदी बैरीनाग झरने से निकलती है और बहती हुई बूलर झील में मिल जाती है। ठीक है, और ये बहती हुई बूलर झील में मिल जाती है, जो सबसे मीठे पानी की झील है। और चिनाव में, और अतः चिनाव नदी इसी में मिल जाती है, झेलम में। ठीक है, इसकी सहायक नदियां किशन गंगा, झेलम की जो सहायक नदी है वो एक किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। बस भारत में याद रखो कि किशन गंगा झेलम की सहायक नदी, लेकिन पाकिस्तान की भी याद रख लेना, पाकिस्तान में से नीलम कहते हैं। ठीक है, बूलर झील में मिल जाती है। ठीक है, और कहाँ से निकलती है, बैरीनाग झील से, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, झेलम नदी बता ही दिया था। श्रीनगर इस नदी के किनारे बसा है। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है पूछा जाए तो श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में इस पर शिकार या बजरे अधिक चलाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, याद इतना याद रखना, श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा है, किसके, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, चिनाब नदी को देखो, यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, चिनाब की बात करें तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। इसी चिनाब नदी को चंद्रभागा कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यह नदी लाहौल में बाड़ा लाचला दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। ध्यान रखना क्यों चंद्रभागा कहा जाता है। यह नदी लाहौल में बाड़ा लाचला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है बाड़ा लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है चिनाब नदी, इसलिए इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कह देते हैं। ठीक है, और ये पूछी जाए तो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखो, चिनाब नदी हो गया, चंद्रभागा नामक स्थान से बाड़ा लाचला दर्रे से दोनों से निकलती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में से क्या कहते हैं, चंद्रभागा कहते हैं। ठीक है, चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी नदी की बात करेंगे। इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप हुआ है। इस रोहतांग दर्रे का नाम शायद बदल के अटल सुरंग कर दिया है, इसको भी याद रखना। ठीक है, एक के पहले रोहतांग सुरंग थी, जिसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया, इसको ध्यान रखना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है ये। इस नदी का उद्गम स्थल, रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से हुआ, इतना ध्यान रखना। यह पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी है। रावी नदी है पंजाब की 5 नदियों में, पंजाब को 5 नदियों का देश का राज्य कहा जाता है, तो ये 5 नदियों में सबसे छोटी है रावी नदी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ब्यास की। इसका उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से हुआ है। ब्यास नदी को ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ब्यास कुंड स्थान से हुआ। ठीक है, ब्यास नदी का, यह सतलज की सहायक नदी है। यह कपूरथला के निकट हरके बैराज, हरके नामक स्थान पर, ठीक है, कपूरथला के निकट हरके नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाती है ब्यास। ठीक है, सिंधु में मिल जाती है। यह पूर्ण रूप से भारत में बहती है। ठीक है, पूर्ण रूप से भारत में बहती है ब्यास नदी, क्योंकि उसका उद्गम स्थल भी भारत में हुआ, उद्गम स्थल भी भारत में हुआ और समाप्ति भी भारत में हो गई, इसलिए पूर्ण रूप प्रभाव है इनका। ठीक है, उद्गम स्थल को याद रखना है, ब्यासकुंड नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले से निकलती हैं। ठीक है, सतलज की 7 से बड़ी सहायक नदी है, कपूरथला के निकट पर हरके नामक स्थान पर ये सिंधु से मिल जाती हैं। ठीक है, इनकी लंबाई बताऊं तो 460 से 470 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सतलज नदी की। ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट, ठीक है, ये तिब्बत में
मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती हैं। राकसताल झील है, ठीक है, ध्यान रखना, राकसताल झील से निकलती हैं ये। तो ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती हैं और भारत में सिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करती हैं। बहुत ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सतलज नदी पूछी जाए भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती हैं, तो सिपकिल्ला दर्रा से, इतना ध्यान रखना, ठीक है भाई। सतलज नदी है, ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल झील से तो निकलती हैं, भारत में ये सिपकिल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती हैं। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया, ठीक है, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर बनाया, सतलज नदी पर बनाया गया, ठीक। तो तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती हैं और भारत में ये सिपकिल्ला दर्रा के द्वारा प्रवेश कर जाती हैं और सतलज नदी पर ही भाखड़ा नागल बांध का निर्माण हुआ, ठीक है। आगे देखो, गंगा नदी का तंत्र ये है, देखो ये पहले ही लग गया, बाद में रखना चाहिए था। ये देखो गंगोत्री नामक स्थान से यहाँ से ये निकलती हैं। जब यहाँ से ये गंगा नदी निकलती हैं तो यहाँ इनका नाम रहता है भागीरथी, ठीक है। उसके बाद ये टेहरी बांध ये बना है। टेहरी बांध के आगे जब उत्तराखंड को ये क्रॉस करती हैं, ये यहाँ पर इनका नाम है भीलगंगा और भीलगंगा नामक स्थान पे देखो मंदाकिनी, ये मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती हैं और यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। मंदाकिनी, ये अलकनंदा, यहाँ पर ये बद्रीनाथ रहा आपका, ठीक है, ये धौली गंगा रही, ये नंदाकिनी रही, ये पिंडार नदी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। ये रहा आपका ऋषिकेश, हरिद्वार। हरिद्वार के बाद इनका नाम पड़ जाता है गंगा, ठीक है। इससे पहले तो इनका नाम भागीरथी आदि कई नामों से नहीं जाना जाता। ये विष्णु प्रयाग रहा। विष्णु प्रयाग देखो कहाँ, ये है विष्णु प्रयाग तुम्हारा, ये एक लिखा है ना, ये विष्णु प्रयाग रहा जहाँ बद्रीनाथ में, जहाँ कहने का मतलब अलकनंदा जो मतलब नदी है, इसमें आके जब धौली गंगा मिलती है तो वहाँ पर नाम पड़ जाता है इनका विष्णु प्रयाग। इसी अलकनंदा में जाके जब आके मंदाकिनी मिलती हैं तो नंदाकिनी नदी जब मिलती है तो इनका नाम पड़ जाता है नंद प्रयाग। और जहाँ अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती हैं तो यहाँ पर जाता है कर्णप्रयाग, ठीक है। और चौथा है जब केदारनाथ से ये मंदाकिनी आके जब मिलती हैं अलकनंदा में तो इनका नाम पड़ जाता है देवप्रयाग। ये प्रयाग बहुत याद रखना, इनको एक न एक प्रयाग पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद तो ये फिर गंगा ही हो जाती है, ठीक है। आगे देखो, झेलम चुनाव की तो बात हम कर चुके थे ना, ठीक है। तो इनको तो कोई मतलब नहीं है, दोबारा लग गई होगी धोखे से। चुनाव की रावी नदी की भी बात हो गई थी, हाँ हम बात कर चुके थे। आगे देखो, ये तथ्य पहले ही लगा दिया। चलो, उत्तराखंड के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऋषिकेश, समझना, उत्तराखंड के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऋषिकेश में गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया गया। इनको देखो तथ्य इसलिए लगवाया कि इनको याद रखना है ऐसी बातों को। उत्तराखंड के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऋषिकेश में गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया गया। लक्ष्मण झूला के बराबर में बनने वाले इस ब्रिज का फर्श मजबूत पारदर्शी कांच का होगा। समझ में आ रहा? लक्ष्मण झूला जो है ऋषिकेश में, ये लक्ष्मण झूला के बराबर बनने वाले इस ब्रिज का फर्श मजबूत पारदर्शी कांच का होगा। 94 वर्षों से ऋषिकेश की पहचान बने झूला लक्ष्मण झूला को सुरक्षा कारणों से जुलाई 2019 में बंद कर दिया गया था, ठीक है। लक्ष्मण झूला को सुरक्षा के उपायों से 2019 में बंद कर दिया गया। इसके ही बराबर एक ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। ठीक, ये पूरा मजबूत है, कांच का बना, पारदर्शी है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये फिर दोबारा लिस्ट लग गई है, इनको पढ़ने का कोई मतलब रह नहीं गया। गंगा नदी तंत्र, चलो यहाँ से देखो, उत्तराखंड के देखो गंगा नदी तंत्र को तो ये बताया जाता है विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, इतना तुमको देख लेना है, ठीक है। ये सब लिखे हैं, इनको जूम करके जब PDF मिलेगी तो उसमें देख लेना है, ठीक है। देखो, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगा नदी का उद्गम की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से, ठीक है, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर
देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। समझ रहे हो भाई, गंगोत्री यमुना से भागीरथ के रूप में निकलती हैं, ठीक है। फिर देवप्रयाग में अलकनंदा इनका नाम हो जाता है, देवप्रयाग में इनका नाम अलकनंदा हो जाता है। एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा, इसके बाद इनका यहाँ हो जाता है संयुक्त गंगा धारा नाम, ठीक है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है तो संगम या प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, ये देखो सब लिखा है इसमें। भागीरथी के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती हैं तो संगम या प्रयाग कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बट जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा हुगली नदी के रूप में अलग बहती है, जबकि मुख्य धारा भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। समझ रहे हो, एक धारा तो हुगली नदी के रूप में आगे बढ़ती है, दूसरी भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से, समझ रहे हो, ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से, जबकि भागीरथी गंगा में मिलती हैं। कहाँ पर ये मिलती हैं? बांग्लादेश में मिलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, गंगा में। और इनकी संयुक्त धारा को फिर पद्मा कहा जाता है। कहाँ से? बांग्लादेश में। जब उधर से ब्रह्मपुत्र और गंगा का मिलन होता है तो इनको फिर पद्मा कहा जाने लगता है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है वो ध्यान रखना, ठीक है, जमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, पद्मा नदी में बांग्लादेश में, भाई पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है। बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा में, बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा में मेघना से मिलने के बाद अब मेघना के नाम से आगे बढ़ती हैं, ठीक है। भाई पद्मा नदी हो जाती है, और पद्मा नदी, भाई इधर ब्रह्मपुत्र और गंगा मिली, पद्मा नाम पड़ गया, और उसमें बाद में आके फिर मिल गई मेघना नदी, तो फिर मेघना के नाम से आगे बढ़ती हैं। और छोटी छोटी धाराओं में बंटने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, ये ध्यान रखना। सब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ठीक है, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच है, हुगली और मेघना नदियों के बीच है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण से सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है। किन किन नदियों के बीच में ये डेल्टा? हुगली और मेघना नदियों के बीच में, ठीक। डेल्टा की बात करें, डेल्टा क्या होता है? नदी जब सागर या झील में गिरती है, ठीक है, नदी जब सागर या झील में गिरती है तो वेग में कमी के कारण मुहाने पर, ठीक है, तो वेग में कमी आ जाती है, और वेग में कमी के कारण मुहाने पर उसके मलबे का निक्षेप होने लगता है, मलबा इकट्ठा होने लगता है वहाँ पे, ठीक है, मुहाने पर। जब मुहाने पर मलबा जब इकट्ठा होने लगेगा तो वहाँ विशेष प्रकार का एक स्थल बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से, या तो इस तरीके से, ठीक है भाई। और फिर पानी कट के इधर से निकलने लगेगा, ऐसे प्रवाहित होने लगता है भाई, इधर उच्च स्थान हो जाएगा, फिर पानी इधर से प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ विशेष प्रकार के स्थल का निर्माण होता है, इस स्थल रूप को हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है भाई। सीधी सी बात, जब नदी उधर से आती है तो धारा में जो प्रवाह है उस प्रवाह में कमी हो जाती है, प्रवाह में कमी होगी तो कूड़ा कचरा इकट्ठा होगा, और जब मलबा निक्षेप इकट्ठा होने लगता है तो धारा जो है दूसरे सिरे से बहने लगती है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा कौन नदी नहीं बनाती है, मैंने डिस्कस भी किया, नर्मदा ये डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, भ्रंश से द्रोणियों से होकर बहती है, और ये पश्चिम में बहने वाली नदी है जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। बाकी सब नदियाँ तो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, शायद ताप्ती और नहीं गिरती है, ठीक है। ये दो ही नदियाँ हैं। आगे देखो, सहायक नदियाँ बाईं ओर से मिलने वाली, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ देख लो। गोमती, कहाँ है गोमती? बाईं ओर से देखो, इधर ही होंगी जी, ये रही गोमती, ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र, ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। दाईं ओर से बात करूं तो यमुना, टॉन्स और सोन। यमुना मिलती है, टॉन्स मिलती हैं और सोन मिलती हैं दाईं ओर से, ठीक है, अपना देख लेना। आगे देखो,
ये हमने कराई दिया कि 2019 में से बंद कर दिया गया। आगे देखो यमुना नदी। देखो गंगा नदी को मैं सीधा बता दूं, गंगा नदी गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और इलाहाबाद में आके संगम यमुना नदी मिल जाती है तो प्रयाग कहा जाने लगता है वहाँ पर इनको, ठीक है, संगम कहा जाने लगता है। उसके बाद ये आगे बढ़ती चली जाती है, पश्चिम बंगाल में आके ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो पद्मा नाम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेघना मिल जाती है तो मेघना के नाम से आगे बढ़ती हैं। फिर ये कई भागों में बट जाती हैं, ठीक है। हुगली और मेघना नदी के बीच में ही सुंदरबन डेल्टा बना है, ठीक है। अलग अलग धाराओं में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में पद्मा वो का नाम कहा जाता है, जमुना कहा जाता है, ये ध्यान रखना। बात करूँ मैं यमुना नदी की, तो ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, 1370 किलोमीटर इसका प्रवाह है। ये बंदरपुच्छ नामक श्रेणी से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से। बंदरपुच्छ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हिंडन है, हिंडन नदी है, ऋषि गंगा है, चंबल है, बेतवा है, केन है एवं सिंध है। यमुना नदी में हिंडन, ऋषि गंगा, चंबल, केन, बेतवा एवं सिंध इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की। रामगंगा नदी की अगर बात करूं तो ये नैनीताल गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ी से निकलकर कन्नौज के समीप गंगा में मिलती हैं। कौन? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी नैनीताल से निकलकर, ये नैनीताल से निकलती हैं और कन्नौज के समीप उत्तर प्रदेश में जो है उसके समीप गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं गोमती नदी। यह उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जनपद से निकलती हैं। गोमती नदी का उद्गम स्थल बताया मैंने, पीलीभीत से निकलती हैं एवं गाजीपुर के निकट ये गंगा में मिल जाती हैं। और इस पर बसा शहर, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश है, जौनपुर है, ठीक है, गोमती नदी पे। और पीलीभीत से निकलती हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और रामगंगा सीधी से नैनीताल से निकलती, कन्नौज में आके गंगा मिल जाती है। यमुना बंदरपुच्छ नामक स्थान से कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, ठीक है। अब देखो इसके किनारे बसे शहर भी देखो गोमती के किनारे, लखनऊ बसा है, जौनपुर बसा है, गाजीपुर बसा है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। जौनपुर, लखनऊ, गाजीपुर। आगे देखो घाघरा नदी की बात करूं, घाघरा जिसे सरयू नदी कहा जाता है, ठीक है। ये नेपाल के मपसा तुंग हेमानी से निकलती हैं, ठीक है। ये नेपाल से निकलती हैं मपसा तुंग नामक स्थान से। बिहार के छपरा के निकट, बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिलती हैं। सहायक नदियां हैं राप्ती एवं शारदा। राप्ती नदी के किनारे बसे शहर मैंने बताई थी, गोरखपुर है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। सहायक नदियां राप्ती एवं शारदा हैं सरयू नदी की, ठीक है। आगे देखो ये रहा वायु, अच्छा फिर वही लगवा दिया गंगा नदी का, ठीक है, इनको देखना नहीं है ज़्यादा, एक बार देख लो कि पीडीएफ में दोबारा धोखी सी लग गया होगा। गंडक नदी की बात करूं, ये गंडक नदी है। नेपाल में शालिग्रामी नदी, नेपाल में शालिग्रामी नदी नाम से जानी जाती हैं गंडक, ठीक है। भारत में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। गंडक को ही सजा नीरा कहा जाता है, ठीक है। नेपाल में ये शालिग्रामी नदी से निकलती हैं। भारत में पटना के निकट, पूछा जाए भारत में कहाँ मिल जाती हैं आके गंडक नदी, तो भारत में पटना के निकट गंगा नदी मिल जाती है। कोसी नदी की बात करूं, कोसी नदी 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से, ध्यान रखना, 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईनाथ चोटी से निकलती है कोसी नदी। माउंट एवरेस्ट के गोसाईनाथ चोटी से निकलती हैं। भागलपुर जनपद में गंगा नदी से मिलती हैं, भागलपुर बिहार में, ठीक है, जनपद में गंगा नदी में मिल जाती हैं। बार बार अपना रास्ता बदलने से एवं बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहलाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बार बार रास्ता बदलने से एवं बाढ़ लाने के कारण यह बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। और ये माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईनाथन चोटी से निकलती है कोसी नदी, ठीक है। आगे देखो सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना में पहले गंगा नदी से मिल जाती हैं। हमने सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, ये पटना में गंगा से मिल जाती है। मैं बात करूं यमुना की सहायक नदियाँ, हमने यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री में बंदरपुच्छ नामक स्थान से निकलती हैं। ये इलाहाबाद में आके ये गंगा से मिल जाती हैं, ठीक है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी है। बात करूँगा चंबल की,
तो चंबल मध्य प्रदेश के महू, चंबल नदी जो है चंबल मध्य प्रदेश के मऊ इंदौर के समीप जानापाव पहाड़ी, हमने बताया कई बार चंबल का उद्गम स्थल जो जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती हैं एवं इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती हैं। इटावा के समीप ये यमुना नदी में मिल जाती हैं चंबल नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ बनास है, पार्वती है, काली सिंध है एवं छिप्रा। छिप्रा का उद्गम, छिप्रा के किनारे, छिप्रा नदी के किनारे बसा शहर उज्जैन। ठीक है, तीर्थ स्थल भी है, इसको ध्यान रखना। तो इसकी सहायक नदियाँ बनास है, पार्वती है, काली सिंध एवं छिप्रा है। चंबल का उद्गम स्थान ध्यान रखना मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती हैं, इटावा के समीप ही यमुना में मिल जाती हैं। और ध्यान रखना इसकी सहायक नदियाँ हैं बनास, पार्वती, काली सिंध एवं छिप्रा। ठीक है, आगे देखो सिंध, ये गुना जिले के सिरोज तहसील के पास से निकलती हैं। ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, याद भी नहीं रखना है, लेकिन ध्यान रखना गुना जिले के पास सिरोज तहसील के पास से निकलती हैं। बेतवा नदी देखो, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला से मध्य प्रदेश में, और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में बेतवा नदी मिल जाती है। और कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वतमाला से। कहाँ से? एमपी से। बेतवा नदी का इतना ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो गंडक नदी हमने लिखाई दी, ये गंडक कोसी हो गया, दोबारा पीडीएफ लग गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरका के रूप में इसका उद्गम होता है। भैया गंगा से निकली है हुगली नदी, यही गंगा नदी पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जानी जाती है और वहाँ की पवित्र नदी है। हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल बसा है, बस इतना ध्यान रख लो। पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरका के रूप में इसका उद्गम होता है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक, इसके बाद तमसा, दक्षिणी टोंस नदी बोली जाती है तमसा, कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में मिल जाती है तमसा। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करेंगे हम हुगली नदी। हुगली हो गया, तमसा हो गया, आगे लगाओ। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से, चंबल जानापाव पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है, सिंध हो गई, बेतवा भी हो गई, केन नदी हो गई, बनास, केन देख लो, केन हो गई थी, बनास नदी, ये तो भाई बनास जो है, ये बनास जो है चंबल की सहायक नदी है ये। ठीक है, बनास अरावली श्रेणी की खमनौर पहाड़ियों से निकलती है और एवं चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी है बनास, बस इतना याद रखना कि चंबल की सहायक नदी है बनास और ये अरावली श्रेणी से निकलती है, अरावली श्रेणी की खमनौर पहाड़ियों से। ठीक है, इतना याद रखना है। आगे देखो, बनास हो गया, चंबल नदी में मिल जाती है, अरावली पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, आगे देखो छिप्रा, ये इंदौर के निकट, ये इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है छिप्रा नदी। कहाँ? ये इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है एवं चंबल में मिल जाती है, चंबल की सहायक नदी है छिप्रा। उज्जैन में छिप्रा के तट पर महाकाल का मंदिर है एवं 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, काली सिंध की बात करूं, काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास जिले के बांगली गांव में विंध्य पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, काली सिंध की बात करूं तो काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास जिले के बांगली गांव में विंध्य पहाड़ी से निकलती है एवं चंबल नदी में मिल जाती है, ये भी चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखो छिप्रा को वही उज्जैन में ये छिप्रा नदी के तट पर महाकाल का मंदिर है। ये उज्जैन में काकरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? इंदौर में से। इंदौर में कहाँ निकलती है? काकरी पहाड़ी से निकलती है छिप्रा नदी, इतना ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो छिप्रा ये सब बता ही दिया। आगे देखो काली सिंध, पार्वती देख लो, यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश की विंध्य श्रेणी से निकलती है, अब राजस्थान में चंबल में मिल जाती है पार्वती नदी। ठीक है, और एक चंबल की सहायक नदी में बताई थी पार्वती। आगे देखो पार्वती नदी, यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी से निकलती है, राजस्थान में चंबल से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो ही गया था। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील नहीं हुआ था। देखो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमनद से होता है। ठीक है, आंगसी हिमनद से होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में
और ये तिब्बत में निकलती हैं। ये नमचा बर्बत पर्वत, ये नमचा पर्वत को ध्यान रखना, नमचा बर्बा पर्वत शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं और वहीं से ये यू टर्न मार लेती हैं। ठीक है, भारत में यू टर्न मार लेती हैं ये, यहीं इसी पर्वत से नमचा बर्बा पर्वत शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती हैं। तब इनका नाम देहांग होता है असम में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इनका नाम उधर देहांग होता है। और बाद में इसकी दो सहायक नदी दिबांग और लोहित, लोहित तो दिबांग, इनके मिलने के बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में जानी जाती हैं। ये नमचा बर्बा पर्वत से जैसे ही मोड़ लेती हैं तो वहाँ तो इनका नाम दिबांग होता है, उसके बाद दो सहायक नदी इसमें मिल जाती हैं, दिबांग और लोहित, फिर इनका नाम भारत में ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और इसे इनको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इनको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में इनमें एक नदी मिल जाती है गंगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पश्चिम बंगाल में किसके नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती हैं, तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में मिलती हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पद्मा गंगा के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, आगे देखो, चंबल की सहायक नदी बनास हो ही गई थी, इसको लगाने का कोई उचित नहीं रह गया, लग गई दोबारा तो कोई बात नहीं। ये सहायक नदियाँ किसकी हैं, ब्रह्मपुत्र की हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। बीच में दूसरी पीडीएफ बहुत गलत लग गई है, हटाओ। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, दाईं ओर से मिलने वाली नदी सुवर्णश्री, कामेंग, मानस, साकोज, तीस्ता, और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ लोहित, दिबांग, धनश्री। यहाँ लिख देना, ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ऐसे लिख लो, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। आगे ये तथ्य लिखा है, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के गुम्फित होने से माजुली द्वीप का निर्माण होता है। ये विश्व, ठीक है, ठीक है, माजुली द्वीप, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के गुम्फित होने से माजुली द्वीप का निर्माण हुआ। भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी गंगा है। ठीक है, भारत में, और भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। लंबाई की बात करें तो वैसे तिब्बत कहें कि हिमाचल पार की नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत में प्रवाहित की बात करें तो गंगा सबसे बड़ी है, और बाहर की बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी जल की मात्रा के हिसाब से है, नदी जल के हिसाब से। ठीक है, आगे देखो, गुम्फित या सरदा नदी, एक ही नदी या सरता से उत्पन्न होने वाली लघु उथली तथा संग्रहित सरताओं का जाल। नदी के मुहाने के निकट भूमि का ढाल अत्यंत मंद होने पर बड़ी मात्रा में मलबे का जमाव होता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, और इस डेल्टाई भाग में नदी का जल कई शाखाओं में उपशाखाओं में विभक्त हो जाता है। ये जल वितरकाएं आगे कई बार मिलती हैं पुनः और पृथक होती हैं। इस प्रकार छोटी छोटी सरताएं एक दूसरे से गुथी होती हैं, उथली होती हैं, इन्हीं को गुम्फित या सरता कहते हैं। ठीक है, सारी नदियों का उद्गम स्थल करवाई दिया है, पीडीएफ में तुम्हें दे ही दूंगा। और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए वो हमारे लिंक पे आए, टेलीग्राम चैनल पे, टारगेट 4 एग्जाम पे आए, पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ उसको मिलेगी। ठीक है, और देखते रहिएगा। इसके बाद आपका वो जो है मैथ की क्लास फ्रैक्शन की चलेगी, उसके बाद हिंदी का मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, जीएस का, रीजनिंग का सारे मॉक टेस्ट चलेंगे, बेहतर करिएगा। करंट का भी रिवीजन चलेगा, सारी पीडीएफ मिलेंगी, तैयारी करते रहिए। आगे वन विभाग में एसआई की भर्ती आ गई, उसकी तैयारी करिएगा। और चुनाव होने की वजह से भर्तियाँ बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, लगे रहिएगा। जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।